यंगर लड़के अपने से बड़ी उम्र की महिला की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? जो वुमेन उनसे 5, 8, 10 साल बड़ी हों, उस तरह की उनको दे गेट अट्रैक्टेड टू सच वुमेन। भाभी देवर से सेट है, सास दामाद के साथ भाग गई, ये टैबू रिश्ते इतने क्यों बढ़ रहे हैं? एक माँ अपने दामाद के साथ भाग रही है, मतलब अपनी बेटी के बारे में भी उस औरत ने नहीं सोचा। आपका अपनी मदर इन लॉ के साथ अगर अफेयर होता है तब इट बिकम्स अ टैबू। बाकी नीले ड्रम का क्या राज है? प्लानिंग यहीं से शुरू होती है कि मुझे इस आदमी को अपनी जिंदगी से हटाना है, कि भाई इमोशनली अगर उनको घर में प्यार नहीं मिल रहा है तो वो उस चीज को बाहर ढूंढती है। तो क्या प्यार आजकल बचा ही नहीं है? जो मेन हैं वो ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, बट वहीं पे जो लेडीज का क्या है वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। आजकल का प्यार इमोशन है या ऑब्सेशन? मैं ये कहता हूँ ना प्यार पहले था ना अब है, प्यार तो कभी नहीं था। मैन इज अ सोशल एनिमल। क्या आजकल के रिश्तों में लस्ट ने एक बड़ी जगह बना ली है? आदमियों की लस्ट की परिभाषा है फिजिकल, औरतों की लस्ट की परिभाषा हो सकती है सेक्सुअल प्लस मटेरियलिस्टिक। तो लस्ट तो डेफिनेटली है। आजकल लोग परमानेंट रिलेशनशिप्स की जगह टेम्पररी एक्साइटमेंट क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत है, क्योंकि उनके मूड्स बहुत है। क्या कारण है इसके पीछे कि इमोशनल कंट्रोल नहीं रह गया है औरतों में आजकल? When somebody steps out of the house, बहुत सारे भेड़िए भी होते हैं। The 12th Fail मूवी आई थी, और आप मुझे बताइए अगर वो IAS नहीं बनता हाँ, तो हो जाता, प्यार हो जाता। बहुत बीते दिनों ये बाबाओं के बयान बहुत वायरल हुए हैं कि अगर कोई लड़की हमारे देश का नाम रोशन करती है और वो लिव इन में रहती है तो आप क्या कहोगे, प्रोस्टिट्यूट है वो? क्या सोशल मीडिया लोगों को अनयूजुअल रिलेशनशिप्स की तरफ धकेल रहा है? Every 10 years a relationship is going to go topsy turvy, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य ही क्यों ना हो। According to you, what is feminism? So it is primarily an extreme form of women empowerment. आजकल के जनरेशन को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, आजकल की जनरेशन को कोई मैसेज देना बेवकूफ़ी है। आजकल खबरों में आपने सुना ही होगा, एक पत्नी ने अपने पति को मारकर ड्रम में छुपा दिया। मुस्कान केस ने सबको हिलाकर रख दिया। सोनम रघुवंशी जैसे मामले आज हर गली नुक्कड़ पर देखने को मिल जाते हैं। सवाल ये है कि क्या प्यार अब सच्चा नहीं रहा? क्या लस्ट और ऑब्सेशन ने रिश्तों की जगह ले ली है, या फिर हम ही मॉडर्न रिलेशनशिप्स को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं? आज हमारे साथ है जाने माने साइकोलॉजिस्ट, ऑथर और लाइफ कोच कपिल कक्कड़, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्यों रिश्ते आजकल इतनी तेजी के साथ टूट रहे हैं, यंगर बॉयज को क्यों आकर्षित करती हैं ओल्डर वुमेन, और साथ ही हम बात करेंगे कि वो हिडन साइकोलॉजी जो रिश्तों को तोड़ भी सकती है और बचा भी सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। क्या रिश्ते वाकई में आज इतने फ्रजाइल हो चुके हैं कि लोग क्राइम तक करने लगे हैं? तेजी से रिश्ते टूट रहे हैं? देखिए, फ्रेजाइल इसलिए रिश्ते हो चुके हैं क्योंकि आदमी के पास लाइफ के ऑप्शंस बहुत बढ़ गए हैं। मैं लाइफ के ऑप्शंस का ये मेरा मतलब नहीं है कि पार्टनर्स बहुत बढ़ गए हैं, पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। एक ज़माना होता था जब हर आदमी को उसका एक SOP या उसको मालूम होता था क्या काम करना है। जो घर की महिलाएं होती थी उनको मालूम होता था दे हैव टू रेज द किड्स, और उनको घर का ख्याल रखना है, तो हम उनको होम मेकर्स कहते थे, है ना। और बाहर आदमी का क्या काम होता था, ही यूज्ड टू गो एंड बी अ ब्रेड विनर। तो ये वाला डेफिनेशन था। अब उसके अंदर बहुत मैसिव चेंज आ गया है। आज की डेट में अपॉर्चुनिटीज इतनी ओपन हो गई है कि हर औरत भी चाहती है काम करे और करना भी चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस एक होना चाहिए मोरालिटी का, कि चीज़ों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने का, वो वाली चीज़ नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो नया अगर किसी के पास नई तलवार आती है तो वो हमेशा उसको यूज़ करने की कोशिश करता है कि उसकी धार कितनी तेज़ है। तो यही चीज़ आज की डेट में हो रही है, इसलिए रिलेशनशिप्स ज़्यादा फ्रेजाइल हो गए हैं। बट ये नीले ड्रम का क्या राज है? नहीं, नीले ड्रम का देखिए, अगर आप उस पर्टिकुलर लेडी को अगर आप देखेंगे, आप ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक औरत है जिसका हस्बैंड बाहर है अब्रॉड में,
वो अर्न कर रहा है, ही सेंडिंग द मनी हेयर, और वो औरत उसी के पैसे से बच्चा तो रेज कर रही है पर एक रिलेशनशिप में भी है या किसी के साथ टच में भी है, वो एक अपनी उसकी पर्सनल एस्पिरेशंस भी हैं, वो पर्सनली भी लाइफ में कुछ करना चाहती है। तो वो जो आदमी उसके लिए असेट है एक तरह से, जो पैसा उसको भेज रहा है, पर आप इस औरत को देखिए, इसके लिए वो आदमी क्या है? लायबिलिटी। वो आदमी अगर आप देखेंगे, वो देख रहा है उसके लिए अनकंडीशनल लव है, पर इस लेडी के लिए अनफॉर्चुनेटली क्या है? हेट्रेड है। इसको क्योंकि इसको लगता है कि हमें फ्रीडम नहीं मिला। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हम लोग का जो कंफर्ट जोन है वो इतना लिमिटेड है कि हम उसको एक्सपैंड नहीं करना चाहते, हम एडजस्ट नहीं करना चाहते, हम जो चीज़ें हमारे पास है हम उनसे खुश नहीं रहते। तो वही एक एस्पिरेशन थी मेरे ख्याल से उस लेडी की, जहाँ पे उसको लगा, प्लानिंग यहीं से शुरू होती है कि मुझे इस आदमी को अपनी ज़िंदगी से हटाना है। अब हटाने का क्या तरीका होगा कि भाई मैं ऐसा कुछ ड्रामा करूं जहाँ पे लगे यहाँ तो ऑकल्ट साइंस है, या कुछ ऐसा है कि मुझे यहाँ तो कम से कम सजा हो या मैं कहीं ना कहीं बच जाऊं। तो ये वाली जो चीज़ें आज की डेट में जो मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली लेडीज़ के अंदर ये हेट्रेड और जो अपना इमोशनल जो कंट्रोल नहीं है वो ज़्यादा बढ़ गया है। क्या कारण है इसके पीछे कि इमोशनल कंट्रोल नहीं रह गया है औरतों में आजकल? देखिए, इसके पीछे बहुत सिंपल चीज़ है। व्हेन somebody स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस, बहुत सारे भेड़िए भी होते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो लेडीज को अट्रैक्ट करते हैं। उनके घर में खुद उनकी वाइफ होंगी, वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, वाइफ से ठीक से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, घर अपना ठीक से नहीं चलाएंगे, वहां पे वो सोचते हैं कि हम पैसे देंगे एंड वी कैन हैव अनदर अफेयर। तो इस तरह के जो भेड़िए होते हैं, वो इस तरह की जो लेडीज हैं, जो जिनकी एस्पिरेशंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज को तलाश करती हैं, उनको ये लोग बेट देते हैं, उनको ये लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेडीज को देखिए, दो चीज चाहिए आज की डेट में, एक अपॉर्चुनिटीज हो गई, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज, और एक हो गई इमोशनल काउंटेनेंस, कि भाई इमोशनली अगर उनको घर में प्यार नहीं मिल रहा है तो वो उस चीज को बाहर ढूंढती है, और बाहर उस चीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, और यही क्राइम का कारण बन जाता है। बट आप अलग भी तो हो सकते हैं। किसी भी चीज की एक्सट्रीम तक चले जाना, या तो लोग क्राइम कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, या सुसाइड। देखिए, अभी जो हाल फिलहाल में केस हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट में लेडी अपने हस्बैंड को लेके गई, आई थिंक 2-3 हफ्ते ही शादी के हुए थे, एंड ही वाज थ्रोन फ्रॉम दैट रीजन। अब आप देखो उस लेडी के अंदर कितना अंदर, वो चाहती नहीं थी उस आदमी के साथ रहना ना। उसने सोनम रघुवंशी केस, उसने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बोला उसके बारे में, किसी को उसने आइडिया तक नहीं होने दिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब वुमेन लोगों को कम्युनिकेट चीज नहीं करती है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वो बैरियर है कि अगर मैं जो अपनी मन की बात बोलूंगी, वो चाहे मेरा फादर हो, चाहे मेरा ब्रदर हो, चाहे मेरे और घर के लोग हो, वो मुझे ही बाद में समझा के मुझे ही चुप करवा देंगे। तो वो फिर इस तरह के शॉर्टकट्स लेना शुरू कर देती है, और आप देखेंगे उनको कहीं ना कहीं मेल काउंटर पार्ट्स मिल ही जाते हैं, चाहे आप नीले ड्रम के अंदर देखें, चाहे वे सोनम रघुवंशी में देखें। और जब ये लोग मिलते हैं तो इनमें एक डिनायल मोड आ जाता है। डिनायल मोड क्या आता है कि हम तो पकड़े ही नहीं जाएंगे। इन लोगों को ये लगता है, और ये अपने जैसे और लाइक माइंडेड जब लोग इकट्ठे करते हैं तो उनकी सबकी प्लानिंग स्ट्रैटेजी में जब आदमी उस डीपर जाता है, वो ये भूल जाता है इसमें बहुत गैप्स हैं हमारे क्राइम करने में, लकूनास हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, रैमिफिकेशंस क्या होंगे, वो उन पर ध्यान नहीं रहता। उनको सिर्फ वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनको कहते हैं हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाएंगे और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे, और इसके बाद हमारी असली जिंदगी शुरू होगी, वो हमारी रियल लाइफ होगी। तो ये जो लाइफ ऑफ डिल्यूजन है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में, जो स्पेशली महिलाएं नहीं समझ रही हैं। बट ये महिलाओं के केसेस इतने ज्यादा क्यों सामने आ रहे हैं? साफ साफ सीधे शब्दों में अगर कहे तो क्या प्यार आजकल बचा ही नहीं है? बनावटी दुनिया, दिखावा, यही सब है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, पर मैं इसका जवाब थोड़ा अलग तरीके से दूंगा। देखिए, आज से 30, 40 या 25 साल पहले क्या होता था, जो लड़के थे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मदर्स को ट्रॉमेटाइज होते हुए देखा है।
उन्होंने देखा है कि उनकी मदर्स ने फैमिली के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किए हैं। उन्होंने देखा है कि उनके जो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, जो डोमिनेंस होता है, वो किस तरह लेडीज के घर की वुमन पे हावी हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी मदर की तरफ एक एम्पैथी थी और उन्होंने सबकॉन्शियसली उन्होंने एक्सेप्ट करा कि अगर जब मेरी शादी होगी, मैं नहीं चाहूँगा मेरी बेटर हाफ जो मेरी वाइफ हो उसको वो सब एंड्योर करना पड़े जो मेरी मदर को करना पड़ा। तो इसलिए आप देखेंगे जो मेन हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, चाहे बच्चों को लेके हो गए हैं, चाहे वुमेन को लेके हो गए हैं। बट वहीं पे जो लेडीज का क्या है, क्योंकि उनको ये फ्रीडम कहीं ना कहीं नहीं इट्स अ न्यू फ्रीडम फॉर देम, बिकॉज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं हो पा रहा। मेरे हिसाब से आइदर सेकेंड या थर्ड जनरेशन तक ही वो मेच्योरिटी आएगी, क्योंकि वो फर्स्ट एक जनरेशन है विच इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट लोग इसे फेमिनिज्म से भी जोड़ देते हैं। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फेमिनिज्म? नहीं, देखिए फेमिनिज्म आज की, देखिए मैं वुमेन एम्पावरमेंट एक होता है जिसको मैं एग्री करता हूँ। फेमिनिज्म मेरे हिसाब से इट्स एन एक्सट्रीम पार्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, कि जब आप इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि आपको लगता है वुमेन जो कर रही हैं वही सही है, वो अपने इंटरेस्ट में बात कर रही है वही सही है, और आदमी विलन है, सोसाइटी विलन है, बट हाँ वुमेन ही का एक सेंट्रिक एरिया या कोर एरिया है और वो उसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो वो जो लार्जर पिक्चर सोसाइटी की है उसको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो इट इज प्राइमरीली एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, जिस तरह के केसेस आजकल आ रहे हैं, चाहे वो सोनम रघुवंशी की बात कर लीजिए, किसी से पहले प्यार करती थी, पेरेंट्स को नहीं बताया, मर्डर प्लान किया, प्लान मर्डर था, वो शादी तक कर ली और शादी की फोटोज देखे, वीडियोस देखे, कैसे हंसती खिलखिलाती है कि किसी को शक भी ना हो। आजकल का प्यार इमोशन है या ऑब्सेशन? नहीं, देखिए जो प्यार होता है वो शुरू इमोशन से होता है और बाद में ऑब्सेशन दो तरह के होते हैं। एक ऑब्सेशन होता है आपका कि मैंने इमोशनली जिससे मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ अनकंडीशनल लव, दैट इज ऑब्सेशन, राइट। वो एक तरह का ऑब्सेशन होता है। दूसरा एक तरह का ऑब्सेशन हो जाता है कि आदमी इतना सेल्फिश हो जाता है, वो हर एक चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से, अपने सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट से ही देखना चाहता है। तो ये जो ऑब्सेशन है, जो आपने क्या बोला, एक प्यार और एक ऑब्सेशन। अगर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा इसको बहुत सीरियस अगर आप तरीके से साइकोलॉजिकली देखें, लव वॉज अ मीडियम, बट अगर आप पहले भी जमाने में देख लें, शुरू से आज की डेट में या पहले जमाने में आदमी क्या देखता था, पेरेंट्स क्या देखते थे, हमारी बेटी की ऐसी जगह शादी हो जहां पे लड़का अच्छा कमाता हो जी, है ना, उसको वेल सेटल्ड हो। तो वहां प्यार तो नहीं है ना, वहां क्या है, वहां पे सबसे पहले क्या है, मटेरियलिज्म। आपने सहूलियत देखी, सुविधा देखी, और ये आज से नहीं है, ये आप 100, 200, 250, 500 साल से अगर आप ले लेंगे यही चलता है कि इट इज अ क्विड प्रो को, कि भाई आप एक्सपेक्ट करते हो भाई हम आपकी बेटी का ध्यान रखेंगे, तो वहां से दहेज सिस्टम भी शुरू हो गया। भाई हम आपकी बेटी का ध्यान रखेंगे, अब आप हमें क्या दे सकते हो। तो अगर आप प्यार की जो आपने बात करी, प्यार तो कभी नहीं था। Man is a social animal. It was always about give and take. It was about materialistic give and take. It was never about emotional give and take. आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर आप पीछे भी चले जाएं, राजा महाराजाएं आपस में ही शादी होती थी। हाँ। आपने कितनी बारी सुना होगा कि चाहे महाभारत ले ले, रामायण ले ले, बहुत कम केसेस होंगे भी कि उन्होंने अपने दूसरे कास्ट में या अपने दूसरे उसमें शादी करी हो, या राजा ने किसी कॉमन मैन की उससे शादी करी हो। तो ये चीज़ें उसके बाद भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हम अपनी कन्वीनियंस, जब आप पहले भी देख लें, आप चाहे 200-500 साल पहले भी देख लें, जो राजा महाराजा थे वो एक वाइफ तो नहीं रखते थे। वो इतनी वाइफ क्यों रखते थे? कई रानियां होती तो ये प्यार कौन सा हुआ? क्यों रानियां होती थी? क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते थे। और जो महिलाएं भी होती थी वो भी क्यों आती थी? जो उनको पता है भाई सौतन है, इतनी सारी ऑलरेडी शादी, तो प्यार कहाँ है, वो भी आती थी कि भाई हम राजा के घर में जाएंगे, हम लोग ऐश आराम की जिंदगी लेंगे। तो ये जो प्यार का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमें पढ़ाया तो जाता है, बताया तो जाता है, पर लाइफ में जो असली प्यार है
वो प्यार होता है जो माता पिता अपने बच्चों को देते हैं, अनकंडीशनल, जो अनकंडीशनल होता है। और अगर आप रिलेशनशिप में देखते हैं, रिलेशनशिप में अनकंडीशनल आपको बहुत कम मिलता है। अगर माता पिता भी होंगे, अगर चाहे उनकी बेटी भी गलत होगी, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव है, वो अपनी बेटी को कहेंगे चलो रिश्ता तोड़ दो, कोई बात नहीं। तो तभी आप देखेंगे, तो अगर आप लव की परिभाषा देखें, अगर आप स्पाउस की बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ की, तो उसमें आपको प्यार जैसी चीजें बहुत कम दिखेंगी। बहुत रेयर केसेस है जहां पर प्यार वाकई में है। वो सिर्फ पिक्चरों में दिखता है, वो लैला मजनू और हीर उस तरह रांझा। के, हाँ, हीर राजा। बट असलियत में अगर आप देखें, प्यार इज नॉट अबाउट, प्यार इज व्हाट, इट इज अबाउट इमोशंस, इट इज अबाउट लाइकिंग ईच अदर, इट इज अबाउट डाइंग फॉर ईच अदर, इट इज अबाउट लिविंग फॉर ईच अदर, इट इज अबाउट सैक्रिफाइसिंग फॉर ईच अदर। सैक्रिफाइस, लिविंग, डाइंग, डूइंग एवरीथिंग आज की डेट में कहाँ है? आज की डेट में सैक्रिफाइस तो है ही नहीं, सेल्फिश है। तो जब सेल्फिशनेस विल टेक्स, और रिलेशनशिप में अगर प्यार होता भी है, जो बॉन्डिंग उसके बाद थोड़ी बहुत हो जाती है, जिसको आप लव कहते हैं, वो होता है बिकॉज लव फॉर द चाइल्ड। जब बच्चा हो जाता है, तो दोनों कपल आपस में फिर मिलजुल के रहते हैं एक तीसरे के लिए, जो उनका बच्चा है, जहां पे अनकंडीशनल लव जा रहा है, और उसकी वजह से उनका रिलेशनशिप में भी एक फॉर्मिडेबल ग्लू है। क्या आजकल के रिश्तों में लस्ट ने एक बड़ी जगह बना ली है? देखिए, लस्ट अगर आप देखें, आप लस्ट में भी अब है कि आप अगर सेक्सुअल लस्ट की बात कर रहे हैं, लस्ट की परिभाषा में वेल्थ भी आती है। लस्ट डज नॉट प्राइमरीली मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल। अगर लेडीज में आप देखेंगे, लेडीज वुमेन का ऐसा देखा गया है, उनको सेक्सुअल लस्ट नहीं होती, उनको सेक्सुअल के साथ मटेरियलिस्टिक और एक तरह से इमोशनल नीड है। आदमियों का आप लस्ट की परिभाषा अलग है। आदमियों की लस्ट की परिभाषा है फिजिकल, औरतों की लस्ट की परिभाषा हो सकती है मटेरियलिस्टिक, औरतों की लस्ट की परिभाषा हो सकती है सेक्सुअल प्लस मटेरियलिस्टिक प्लस इमोशनल। तो लस्ट तो डेफिनेटली है, लस्ट फॉर वेल्थ। अब जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया राजा महाराजाओं का, वो भी तो लस्ट है। यस, महाराजा से शादी हो रही है, महाराजा से शादी हो रही है, वो लस्ट क्यों नहीं है? वो लव कैसे है? तो ये वाली चीजें, पर हम लोग सोसाइटी में ये चीजें समझानी थोड़ी लोगों को मुश्किल होती है, क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को शुरू से उनके पिक्चर मूवीज के माध्यम से या उनके माध्यम से उनके जहन में डाल दिया गया है प्यार एक सच्ची चीज है, और पहले होती थी, अब नहीं होती। मैं ये कहता हूं, ना प्यार पहले था ना अब है। पहले भी जो प्यार था वो कन्वीनियंट प्यार था। देखिए, प्यार क्या होता है, अगर एक वुमेन मान लीजिए एक रिलेशनशिप में है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहा हूं क्योंकि आपने ड्रम वगैरह मामलों की बात करी, उसको अगर अटेंशन अपने हस्बैंड से नहीं मिल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं इमोशनल अटेंशन बाहर से मिल रही है। लव को माना जाता है सैक्रिफाइस, पर लव सैक्रिफाइस का है अगर आप, क्योंकि आप अपनी इमोशनल नीड देख रहे हो, आप अपनी फिजिकल नीड देख रहे हो, आप बिगर पिक्चर नहीं देख रहे, तो लव कहां है? तो लव बेसिकली मेरे हिसाब से ज्यादा आज की डेट में, और पहले भी अगर आप देखेंगे किताबों में था। आज आप देखिए कि कितने आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, जिस दिन आईएएस ऑफिसर होते हैं रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, उससे पहले कोई नहीं पूछता, उससे पहले कोई नहीं पूछता। तो ये किस तरह का प्यार है? लव के बहुत रेयर केसेस अब सामने देखने को मिलते हैं, बहुत बहुत रेयर। अदरवाइज हम देखते हैं कि इमोशंस की जगह कहीं ना कहीं जो अन्य मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उन्होंने ले ली है। बट ये हम लड़कियों के केसेस की हमने बात पर की। मैं एक कुछ- बात आपको कहना हाँ जी। चाहूंगा, आपने बात करी कि रेयर केस लव के दिखते, आप मुझे एक केस बता दीजिए, आप रेयर छोड़ दीजिए। द 12th फेल मूवी आई थी, मुझे हाँ। ऑफिसर का नाम नहीं याद आ रहा। और आप मुझे बताइए, अगर वो आईएएस नहीं बनता हाँ, तो हो जाता, प्यार हो जाता? वो तो लड़की के पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। वो तो लड़की के पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। वो देखिए वही बात है। और अगर लड़की को भी नौकरी नहीं मिलती एक मिनट के लिए, तो क्या होता? क्योंकि उस केस में आई थिंक लड़की ऑल्सो वेंट इनटू सिविल सर्विसेज, राइट? वो दोनों ही हैं। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है, आपको जो प्यार है, प्यार सिर्फ कहानियों के लिए है। इट इज ओनली मैटर ऑफ कन्वीनियंस टू इट वर्क्स लाइक अ कैटलिस्ट, और इफ आई मे यूज सम अदर वर्ड, कि जहां पे आपको बोला जाता है
जैसे 7 जन्म, जन्म जन्म का हाँ, हाँ, हाँ। 7 जन्म, वो क्यों बोला जाता है? कि आपके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज हो टू इंश्योर दैट यू बोथ आर टुगेदर। चलिए, इस विषय पर हमारे व्यूअर्स बताएंगे कि सच्चा प्यार वाकई में एग्जिस्ट करता है या नहीं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा कि आप भी अपनी राय जरूर रखें। लेकिन ये तो हमने बहुत सारी महिलाओं और जो अभी रियल केसेस सामने आए उनकी बात की। कुछ और केसेस भी सामने आए जिनका जिक्र मैं करूंगी। बीते दिनों कई केसेस हमने इस तरह के देखे। भाभी देवर से सेट है, सास दामाद के साथ भाग गई। ये टैबू रिश्ते इतने क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। ये बढ़ नहीं रहे हैं, ये पहले भी होते थे, बट क्योंकि अब आपका मीडिया का ज़माना है, अब ये चीज़ें बाहर निकल के आती है और ये न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। पहले ये वाली चीज़ें, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं या बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे घरों में बहुत सारी चीज़ें होती है जो आज की डेट में भी बाहर नहीं आती। अगर आप देखेंगे, लाइफ हैज़ इट्स ओन अगली वेज ऑफ मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग थिंग्स। और ये क्यों होता है? ये कई बार कुछ फैमिलीज के अंदर तो इट इज लाइक अ ट्रेडिशन, दे विल कीप डूइंग इट। या नॉर्मली क्या होता है, अब जैसे आपने ये एग्जांपल दिया बहुत अच्छा, एक माँ अपने दामाद के साथ भाग रही है। आप देखो, मतलब अपनी बेटी के बारे में भी उस औरत ने नहीं सोचा। ठीक है, अब मैं आपको इसको साइकोलॉजी में जस्टिफाई नहीं कर रहा उस लेडी को, बट मैं आपको दर्शकों को साइकोलॉजिकली समझाना चाहता हूँ। वो लेडी से अगर आप पूछोगे, वो कहेगी मैं बहुत ट्रॉमेटिक थी, मैंने अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, मैंने अपने पति के लिए बहुत कुछ कर लिया, मैंने सबके लिए बहुत कुछ कर लिया, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला। तो मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरा दुख समझ सकता था, जो मुझे समझ सकता था, और इसलिए मैंने ये वाला स्टेप लिया। अब देखो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि शी वॉज डिल्यूजनल। वाई? सच पीपल डोंट रियलाइज कि यार, तुम्हारे पति ने भी तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया होगा। Exactly. वो जो बाहर जाके कमाता था, अपने बॉस की गालियां खाता था, वो कई बार उसने कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए होंगे अपनी बेटी को रेस करने के लिए। तुम्हें कई बार कुछ अच्छा खाना होगा, तुम्हें कई बार कुछ अच्छे कपड़े चाहिए होंगे, उस बेचारे के पास पैसे भी नहीं होंगे। शायद उससे किसी से उधार लेके आप वो उसको लेके दिए होंगे। ये सब चीजें उसको याद नहीं रहेंगी, क्योंकि एक जस्टिफिकेशन बन जाता है। क्योंकि जब आदमी कम्युनिकेट करना छोड़ देता है और वो अपने आप को बेचारा मान लेता है, जैसे इस केस में उसकी माँ ने अपने आप को, लड़की की माँ ने अपने आप को बेचारा माना, और उसको लगा अब मुझे लाइफ के अंदर एक लिबर्टी मिल गई है, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मेरे बारे में सोच रहा है, चाहे वो मेरा दामाद ही क्यों ना हो, ये मुझे आगे जिंदगी में खुश रखेगा। ये इस तरह का जो डिल्यूजन होता है, इट इज अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी। ये कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से। क्या आप मानते हैं कम्युनिकेशन गैप होता है? देखिए, कम्युनिकेशन गैप हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी आता है। वो क्यों आता है? देखिए, हर फैमिली में कोई ना कोई विल ऑलवेज बी इन सम बैड फेस ऑफ लाइफ। हस्बैंड है, उसको ऑफिस में प्रॉब्लम है, राइट? अब प्रॉब्लम है तो उसकी अपनी वाइफ को वो नहीं बताएगा, वो अंदर ही अंदर वो वाइफ से बात करना शुरू कर देगा। या वाइफ है, उसको लगता है कि उसकी फैमिली या उसको हेल्थ इशू है। तो ये कोई भी लाइफ में कोई ट्रॉमा आता है ना जब, और ये इसको हम कहते हैं मिड एज लाइफ क्राइसिस। ये नॉर्मली मिड एज में आता है, बट मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और आगे बताऊंगा कि मिड एज लाइफ क्राइसिस स्पेसिफिकली आता है जहां पे दे आर अपार्ट। क्यों? क्योंकि दोनों की लाइफ में क्राइसिस चल रहा होता है। जब दोनों की लाइफ में क्राइसिस चल रहा होता है तो कम्युनिकेशन गैप होना पक्का है, क्योंकि दोनों में से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा उस चीज को ब्रिज करने के लिए, खत्म करने। अदरवाइज अगर आप देखेंगे, हर रिलेशनशिप में हर 5 साल के अंदर क्राइसिस आता है, और वो क्राइसिस कब शुरू होता है? 2.5 साल पहले। तो हर रिलेशनशिप अगर आप देखेंगे जो अच्छा चलता है, उसकी लाइफ होती है 2.5 साल। उसके बाद आदमी को मैच्योरिटी चाहिए, उस 2.5 साल के बाद उसको कैसे संभालता है। मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल दे देता हूं इसके बारे में। शादी हुई, 2.5 साल तक अच्छा चला। क्यों अच्छा चला? अभी आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, रिलेटिव्स आपको खाने पे बुला रहे हैं, आपको अटेंशन मिल रही है, तो वो हनीमून फेज आपका चल रहा है, सब कुछ है। अब 2.5 साल एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया हनीमून फेज का। अब क्या होगा? अब वो 2.5 साल आपको लगेंगे संभालने में। नॉर्मली क्या होता है, लोगों के उस टाइम बच्चे हो जाते हैं। हाँ। अब बच्चे हो जाते हैं तो लाइफ में एक टर्न आ गया। अब आपका जो हनीमून फेज था,
अब वो जो आपका हनीमून फेस ना रह के अब बच्चे की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो एक आपका फैक्टर बन गया। जब आपने बच्चे को 5 साल का बच्चा हुआ, फिर क्या हुआ? बच्चे की स्कूलिंग, वहां पे वो आपका सोशल सर्कल क्या होना शुरू हो गया? बड़ा होना शुरू हो गया। उसने वापस रिलेशनशिप को रखा। तो मिड लाइफ क्राइसिस क्यों कहते हैं? ये सब चीजें जब आदमी 40 साल के आसपास का होना शुरू होता है, ये सब चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए, सोशल सर्कल भी वो रहा, अब लाइफ में स्टैग्नेशन आ गई सबकी, और अब हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए, प्रोफेशनल इश्यूज आने शुरू हो गए, आपको मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए। तो ये सब इतनी मल्टीप्लाई हो जाती हैं कि कम्युनिकेशन गैप और रिलेशनशिप अपने आप डेलिकेट बन जाते हैं और उसका मोड़ ले लेते हैं। बट आजकल हम कुछ केसेस ऐसे भी देख रहे हैं, और रियल लाइफ में भी आमने सामने आसपास हमें कोई ना कोई ऐसा सुनने को कहानी मिल ही जाती है, केस मिल जाता है। आजकल यंगर लड़के अपने से बड़ी उम्र की महिला की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, जो लड़के छोटे होते हैं वो महिला की तरफ अपनी से बड़ी हमेशा ही आकर्षित होते थे। उसको हम इन्फैचुएशन कहते हैं। आप स्कूल में देखेंगे बच्चे अपनी टीचर्स की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, उनका टीचर्स पे क्रश होता है। हाँ। वो एक उनका लाइफ का एक साइकोलॉजिकल फेज होता है। जो उनके जो उनकी सेक्सुअल एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है, क्योंकि बच्चों के लिए, अब मुझे नहीं पता आप लोगों को मैं कैसे ये बात समझाऊं कि बच्चे ने एक तरफ अपनी माँ को देखा हुआ है। हाँ, एक माँ की एक उसकी फीलिंग है, एक माँ का इमोशनल कनेक्ट है। अब साथ में अब वो बड़ा हो रहा है, अब वो एडोलेसेंस में आ रहा है, अब वो टीनेजर बन रहा है, तो उसको सेक्सुअल डिजायर्स उसके आ रहे हैं। अब सेक्सुअल डिजायर्स उसको लगता है कि अगर कोई हो जो मेरे माँ के वो एज की हो, या उस मेरे से जो मुझे संभाल सके, हाँ। और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल भी जाए। मैच्योर वुमेन पसंद आती है इसलिए लड़कों को। उनको आप मैच्योर वुमेन का मतलब, मैं जो मैच्योरिटी का मतलब इस संदर्भ में देखता हूं, जो वुमेन उनसे 5, 8, 10 साल बड़ी हों, वो उनको, अगर आप उसको मैच्योर कहना चाहते हैं मैच्योर कह लीजिए, अगर आप उसको वो एज गैप कहना चाहते हैं, उस तरह की उनको दे गेट अट्रैक्टेड टू सच वुमेन। पर इसको फैंटेसी नाम देंगे, दिखावा किसी तरह का, या फिर ये थ्रिल मिलता है इसमें लड़कों को? देखिए, इसमें इट इज एन इन्फैचुएशन, तो इट इज अ फैंटेसी। आप देखेंगे प्राइमरीली 70% इज फैंटेसी, एंड आई वुड से 30% इज थ्रिल ऑफ कम्युनिकेटिंग विद देयर फ्रेंड्स। अभी आप, आई थिंक अमेरिका में ऐसी चीज हुई है कि जहाँ पे उल्टा हुआ है। एक टीचर ने एक 15-16 साल के बच्चे, टीचर वाज आई थिंक 30+, उससे 15-16 साल के बच्चे का रिलेशनशिप किया। आई थिंक उसके अगेंस्ट अब केस चल रहा है। तो कई बार ये भी होता है कि एक जिसको हम कहते हैं रिवर्स रिलेशनशिप जैसी चीज़ें भी हो जाती है। पर जो आपका सवाल है वो रिलेशनशिप इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द इन्फैचुएशन। अब सवाल ये है उस महिला पे कि वो वहाँ पे कैसे रेसिप्रोकेट कर रही है। अच्छा, आजकल बीते दिनों ये बाबाओं के बयान बहुत वायरल हुए हैं कि एक रिश्ते में होते हैं लड़का लड़की, फिर दूसरा रिश्ता, फिर तीसरा रिश्ता। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लूँगी, पर बयान बहुत वायरल हुए। क्या ये सब भी एक साइकोलॉजी है कि लोगों का प्यार जल्दी खत्म हो जाता है और फिर वो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जल्दी पहुंच जाते हैं? देखिए, जैसे मैं फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, मेरे हिसाब से लव नाम की कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ लस्ट एंड कन्वीनियंस, राइट? पहली बात, जो 1-2 साल मिला फिर वो खत्म और फिर दूसरे से। फिर तो मैन को सोशल एनिमल आप क्यों कहते हो? सोशल एनिमल इसलिए कहते हो ना, एनिमल क्या करता है? एनिमल का अपना एक एनिमल इंस्टिंक्ट होता है, राइट? तो आज की डेट में वही चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं। पर जो भी ये बातें कर रहे हैं वो ये भूल जाते हैं, जैसे मैं पहले भी कहा, कि उनके 1000 साल पहले भी ये चीज़ें होती थी, ऐसा नहीं है। पर उस टाइम शायद उनको लिव इन का नाम नहीं दिया। अब लिव इन में भी यहाँ पे बहुत दिक्कत है मुझे, क्योंकि इन्होंने, जैसे कई बार हम आजकल चैनल्स पे सुनते हैं कि भाई आपने महिला को जो लिव इन में उसको प्रोस्टिट्यूट बोल दिया, या है ना। तो ये बहुत गलत इसलिए भी है क्योंकि एक लेडी है। लिव इन का मतलब क्या है? कि आप एक रिलेशनशिप में एक आदमी के साथ हैं, आपने उस आदमी के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं बनी और आपने एक दूसरे को छोड़ा, और आपने शायद 1-2 साल का पॉज लिया लाइफ के अंदर, आपने अपने आप को वापस
वो रिफ्लेक्ट बैक किया, एंड देन यू गो टू सम अदर रिलेशनशिप एंड यू स्टार्ट लिविंग अगेन. दैट इज लिव इन. लिव इन का जो आज की डेट में जो प्रोस्टिट्यूशन और ये सब उल्टा सीधा बातें मैं सुन रहा हूँ, लिव इन का ये मतलब नहीं है कि आप एक आदमी या एक महिला मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं. तो पहली बात, हमें लिव इन की डेफिनेशन ही गलत है. लिव इन का क्या मतलब है कि आप, अब सवाल ये है कि क्या आपको लिव इन में रहना चाहिए कि नहीं चाहिए, दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन, राइट. कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा उसका बच्चा लिव इन में रहे. हर पेरेंट चाहेगा कि उसका बच्चा सेटल हो. तो अगर इस बात को अनिरुद्धाचार्य समझा रहे हैं या प्रेमानंद जी महाराज समझा रहे हैं तो बवाल क्यों, अगर साइकोलॉजी और पेरेंटिंग भी कुछ इस तरफ इशारा करती है. अब आप देखिए, मैंने क्या कहा, पेरेंट चाहेगा, बच्चा क्या चाहता है वो अलग चीज है ना भाई. हर पेरेंट चाहेगा उसका बच्चा एक बिलियनियर बने, हर पेरेंट चाहेगा उसके बच्चे का नाम हो, हर पेरेंट चाहेगा उसका बच्चा फेमस हो. ये पेरेंट की अपनी एक बच्चे के प्रति डिजायर है. पर सवाल यहाँ नहीं है. सवाल यह है कि बच्चा क्या चाहता है. क्या बच्चा उस रिलेशनशिप में को सस्टेन कर सकता है. आज की डेट में पेरेंट्स के खुद के डिवोर्सेस हो रहे हैं, खुद के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं. तो वो किस तरह अपने बच्चे को लिव इन से रोक सकते हैं. और जैसे मैंने आपको कहा, लिव इन का क्या मतलब है, जब आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, राइट, आप उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एंड इट इज नॉट टुडे वी आर लिविंग इन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. हमेशा हम लोग एक सेल्फिश वर्ल्ड में रहते थे. जो मैंने आपको शुरू में बताया, तभी राजाएं इतनी शादियां करते थे और रानियां इतनी सौत होते हुए भी उस राजा से शादी करती थी आउट ऑफ कंफर्ट. तो ये जो लिव इन का कॉन्सेप्ट है, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, बट दिस कॉन्सेप्ट फॉर मी इज हियर टू स्टे. ये सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप सोशल मीडिया की इसमें कितनी भूमिका समझते हैं, मानते हैं. क्या सोशल मीडिया लोगों को अनयूजुअल रिलेशनशिप्स की तरफ धकेल रहा है. देखिए, अनयूजुअल क्या होता है. अनयूजुअल वो होता है जो चीज़ कॉमन ना हो. जो चीज़ कॉमन हो जाती है वो अनयूजुअल नहीं है. अभी आपने देखा होगा, हिमाचल में एक लेडी ने 2 भाइयों से शादी करी. आपको पता होगा ये बात. हाँ, अब आप इसको अनयूजुअल बोल सकते हैं. ये हिमाचल में इसको नाम दिया गया कि एक रीत है. एग्जैक्टली. तो वहां के लिए अनयूजुअल नहीं है, ये आपके लिए अनयूजुअल है. आप इतनी अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाएंगे जहां पे आप देखेंगे इट इज नॉर्मल टू हैव अफेयर. द ओनली थिंग इज, आपका अपनी मदर इन लॉ के साथ अगर अफेयर होता है तब इट बिकम्स अ टैबू. तो हर एक कंट्री का अपना एक कल्चर है, अपना एक यूजुअल अनयूजुअल तरीके हैं. अगर आप इसको ये सनातन से जोड़ के देखते हैं कि भाई ये हमारे कल्चर में पहले नहीं था बट अब आ गया, पर मैं उसमें ये कहना चाहूँगा बहुत ही रिस्पेक्टफुली, क्योंकि मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि भी लिव इन हो, क्योंकि लिव इन के अंदर इश्यूज भी बहुत हैं. और आज की डेट में शादियाँ भी इसलिए बहुत लेट हो जाती हैं क्योंकि आदमी एक्सपेरिमेंटेशन में ही लग जाता है. बट हैविंग सेड दैट, अगर आप आज की डेट में भी देखेंगे, लिव इन से भी रिलेटेड जो लोग हैं वो आउट ऑफ कन्वीनियंस ही अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं. तो वो एक हमारा लाइफ का एक ट्रेंड बन चुका है और उसको मेरे ख्याल से इट इज़ लाइक अ फ्लोइंग रिवर. आप रिवर को थोड़ा सा उसका इधर उधर आप ट्वीक कर सकते हैं, आप रिवर का फ्लो को चेंज नहीं कर सकते. तो आपने कहा सोशल मीडिया का है, भाई आज हम बात कर रहे हैं, माइक है, सब कुछ है, ये हमें किसने दिया? आप बताइए, किसने दिया हमें? सोशल मीडिया ने दिया. ये रिसर्च का प्रोडक्ट है. चश्मा मैंने पहना हुआ है, ये किस चीज का प्रोडक्ट है? रिसर्च का प्रोडक्ट है, राइट. मैं जो घड़ी मैंने पहनी हुई है, किस चीज का प्रोडक्ट? रिसर्च का. अब ये रिसर्च आई कहां से? वेस्टर्न कंट्रीज से. लेट्स बी ऑनेस्ट. हम इंडियंस कहते रहे हमने जीरो बनाया, वो एक आदमी ने जीरो बनाया. बट मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया जो आप कह रहे हैं, अगर हम वेस्ट से इतनी सारी चीजें ले रहे हैं तो हम उनकी नेगेटिव चीजें भी लेंगे. आप ये नहीं कह सकते भी आप उनकी पॉजिटिव चीजें लेते रहो, आप नेगेटिव नहीं लेते रहो. ये नहीं हो सकता. गूगल क्या है, वो भी आप कुछ भी चीज आज उठा लीजिए, लाइट्स आप उठा लीजिए, सब वेस्ट की दे रहे हैं और लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं उस तरफ और इसलिए लोग अडैप्ट कर रहे हैं. तो देखिए, हर एक चीज पैकेज में आती है. वहां पे ये फिनोमिनन है और हमारे यहाँ पे ये फिनोमिनन बहुत जल्दी एक चाल पकड़ रहा है.
वाई? बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। अब आप ये अनिरुद्धाचार्य महाराज की जो आप बात कर रहे हैं, आप इन्हीं की बात ले लीजिए। जब अब ये भी तो कहते हैं कि जो माँ सीता थी उनका अपहरण इसलिए हुआ था क्योंकि वो सुंदर थी। तो क्या ये बात सही है? मैंने तो रामायण में ये नहीं पढ़ा। मैंने तो ये पढ़ा था जब लक्ष्मण ने रावण की बहन का नाक काटा था, तो इट वॉज अ पार्ट ऑफ रिवेंज। नहीं तो रावण वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन माँ सीता। तो आज के युग के अंदर जो ये कथावाचक भी इस तरह की कहानियां भेज देते हैं, या वो, अब आप बताइए क्या जया किशोरी का एक बयान था कि रावण रेपिस्ट है। हाँ, अब आप मुझे बताइए कि क्या द्रौपदी, जो महाभारत क्या द्रौपदी की वजह से हुई थी? ये तो ये कहते हैं नहीं हुई थी, पक्का। सर देखिए, हर किसी का एक इंडिविजुअल टेक होता है। नहीं, इंडिविजुअल टेक, आप स्टोरी को, अब मेरा इस पर इंडिविजुअल टेक अलग है। क्या हुई थी कि नहीं हुई थी महाभारत द्रौपदी की वजह से? जब आपने बोली में एक महिला को बोली लगा दी, एक महिला की आप बोली लगा रहे हैं, वहां बोली चल रही है, आपने एक महिला की बोली लगाई, आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, आप धन दौलत की बोली लगाइए ना। और उस जब महिला का अपमान हुआ, फिर उसके बाद महाभारत हुई। पर उसके बाद ये हुई, श्री कृष्ण जी गए, कृष्ण जी दूध बन के, द्रौपदी का चीर हरण हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, उसके बाद ही कृष्ण जी गए थे। कृष्ण जी क्यों गए थे? वो क्या इसलिए गए थे शांति दूत बन के कि भाई तुमने सॉरी बोलो तुम द्रौपदी को, कि वो 5 गांव मांगने गए थे? किस लिए गए थे वो? मैंने जो पढ़ा है वो गए थे कि भाई वो पास्ट हो गया, वो जो भी था जुआ था वगैरह वगैरह, वो अपने आप में सही नहीं था जो भी है, पर तुम पांडवों को कम से कम 5 गांव दे दो, जो मैंने पढ़ा है महाभारत में। अब आपने इसको द्रौपदी के साथ कैसे कर लिया? अब आप मुझे एक और चीज बताइए, अनिरुद्धाचार्य और इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर मैं बोलूं कि 96% आज की डेट में जो ये कथावाचक है ये फ्रॉड है, तो ये क्या सही होगा? अब जैसे उन्होंने, प्रेमानंद महाराज ने कह दिया जी 96% औरतें ऐसी हैं, या उसने कह दिया, अनिरुद्धाचार्य ने कह दिया 24-25 साल में कहां मुंह। अब आप ये देखिए, ये भी एक चीज दिखाती है कि ये लोग अपने एरिया को भी किस तरह जस्टिफाई करते हैं। वन लास्ट थिंग, अगर हमारे देश की कोई बहन बेटी को, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, इंटरनेशनली कोई बहुत बड़ा, मान लीजिए स्पोर्ट्स में अवार्ड मिलता है, वर्ल्ड चैंपियन बनती हैं, या साइंस में कुछ बहुत बड़ी रिसर्च होती है, और वो अगर बहू बेटी आपका लिव इन में रह रही है, तो आप उसको वैश्या कहेंगे? आप कहेंगे हमारे देश का नाम वैश्या ने करा? नहीं। आप उसकी पर्सनल लाइफ को आप ये कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट जो ये लोग समझते हैं, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लेडीज को हमेशा जब वो सैक्रिफाइस करती है तभी उनको पूजा जाता है। सीता ने सैक्रिफाइस किया, उनको पूजा गया। भगवान राम की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे भी भगवान हैं, मैं हर रोज उनके, पर मुझे नहीं अच्छा लगता उन्होंने जब वो वापस अयोध्या राजा बने, उसके बाद उन्होंने सीता को जंगल भेज दिया। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। लव कुश को उस लेडी ने अकेला बड़ा किया, इस बारे में कोई बात नहीं करता। और आप देखो, अब आपसे अगर मैं पूछता हूं तो हमें सैक्रिफाइस, अब लक्ष्मण जी की वाइफ, भरत जी की वाइफ, शत्रुघ्न की वाइफ, इनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लेडी ने यहां पे कोई सैक्रिफाइस इन लोगों ने नहीं किया। द्रौपदी की बात होगी, उसने सैक्रिफाइस किया था कि उनके पति ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, और उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। ये सच्चा प्यार था, ये सच्चा प्यार था, और ये उस टाइम का प्यार था। हाँ, और अगर वहां पे उन्होंने 2-3 शादी नहीं करी, रिलेशनशिप में नहीं थे, तो सच्चा प्यार बिल्कुल था। तभी मैंने कहा कि सच्चे प्यार के केसेस है, बट बहुत रेयर केसेस, और वो भी आप मुझे दे रहे हो जो 5-7 हजार साल पहले के जो हमने पढ़े हैं। आज की डेट में अगर आप देखोगे, आपको एक भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। इट इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस। तो ये जो आज की डेट में अनिरुद्धाचार्य हो गए, ये लोग जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मारते हैं, ये अच्छा, ये सुनने में बहुत बातें अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं ये हो। हर आदमी चाहता है यूटोपियन कल्चर। यूटोपियन मतलब एक परफेक्ट सोसाइटी हो, हस्बैंड वाइफ हो, अच्छा परिवार हो, खुश परिवार हो, बच्चे अच्छा करे, तो ये सुनने में अच्छा लगता है। तो जो उनके लोग हैं,
हाँ। उनको ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है, हाँ यार ये तो बात तो ठीक कर रहे हैं लिव इन की, आप ये बात तो ठीक कर रहे हैं जी, देखिए आज की डेट में लोग ये देखते हैं वो देखते हैं। अरे भाई मैं उनके भी मैं डिवोटी से पूछना चाहता हूँ या फॉलोअर से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे बहन बेटियां उन 96% में नहीं आएंगी? क्या तुम्हारे बेटे और क्या तुम खुद नहीं उस 96% में आओगे अगर प्रेमानंद महाराज जी ये कहते हैं? या 24% अब वो कहते हैं मैंने कुछ के लिए कहा अनिरुद्धाचार्य, भाई कुछ का आपके पास कहां से डेटा आया? और मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई लड़की हमारे देश का नाम रोशन करती है और वो लिव इन में रहती है तो आप क्या कहोगे, उस प्रोस्टिट्यूट है वो? और आप उसकी उपलब्धि गिनेंगे सिर्फ, आप उपलब्धि गिनेंगे सिर्फ, और आप उसकी अगर पर्सनल लाइफ में और interfere आप ये नहीं करेंगे। कहेंगे क्योंकि हमारे पास कोई वर्ड नहीं था तो हमने प्रोस्टिट्यूट कह दिया। अरे वर्ड नहीं था तो आप चुप हो जाइए ना। शब्दों का चयन सही कीजिए। शब्दों के साथ अगर आपको पता है कि आज की डेट में हमारी सोसाइटी डाइग्रेस हो रही है, और वो डाइग्रेस, मैं तो इनको लोग को मैं कहूंगा प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य वगैरह को, आप 5-7 हजार साल के कॉन्सेप्ट लेके आना चाहते हैं लेके आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन आप सोशल मीडिया से त्याग कर देंगे, जिस दिन आपकी कथावाचक में माइक नहीं होगी, जिस दिन, क्योंकि उस टाइम तो माइक वगैरह होती नहीं थी, उस टाइम तो एक साधु पेड़ के नीचे करके बोलता था। आप इन सब चीजों का भी सहारा छोड़िए। हमारी वही बेटियां, हमारी वही महिलाएं, वही आदमी हैं जो कि नासा, जो कि इसरो में काम करते हैं। आपको ये तो दिख गया कि हमारी कमी है, भाई तुम लोग भी छोड़ दो, माइक में प्रवचन देना बंद कर दो, ये घड़ियां वड़ियां पहनते हुए सब बंद कर दो, तुम लोग ये नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है इट कैन नॉट बी अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। जी, अपनी सहूलियत के अनुसार चीज़ों को मोल्ड मत कीजिए। बट आपने जिस तरह के कल्चर की भी बात की, ये जो परफेक्ट कपल का टैग है सोसाइटी में, ये इनसिक्योरिटी है या दिखावा है? सवाल इसीलिए, बीते दिनों एक केस आया था, पति अपनी पत्नी के लिए चाहता था कि लोग कहे कि मेरी बीवी नोरा फतेही जैसी दिखती है, इसलिए वो उसको ज़बरदस्ती 3-3 घंटे हार्ड एक्सरसाइज कराता था, डाइट पर रखता था। अब देखिए ये वाला आपने अच्छा सवाल पूछा, नूरा फतेह वाला। इसमें आप समझिए, ये आदमी था स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर, फिजिकल एजुकेशन का मेरे ख्याल से टीचर है ये। इसकी मेरे ख्याल से फर्स्ट लव या फर्स्ट क्रश नोरा फतेह हो सकती है, या इसकी नोरा फतेह ये हो सकती है क्योंकि ये खुद भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में है, तो जो फिगर वगैरह उसने मेंटेन किया हुआ था, इसके लिए वो एक तरह से फैंटेसी हो गई। इसको ये मालूम था नोरा फतेह तो इसको कभी मिलेगी नहीं। हाँ। तो इसने बैक ऑफ हिज माइंड सबकॉन्शियसली इसने ये सोचा था कि जिस लड़की से मैं शादी करूंगा, मैं आई विल इंश्योर उसकी वो फिगर नोरा फतेह जैसी हो, वो वैसी दिखे। और इस तरह का जो OCD इसको कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो उस आदमी ने अपनी वाइफ को वाइफ ना समझा, उसने उसको एक ऑब्जेक्ट समझना शुरू कर दिया। उसको लगा कि मैं इसके ऊपर कंट्रोल मेरा पूरा है, मैं इसके ऊपर कंट्रोल करूंगा। और वहां पे उसने क्या शुरू कर दिया कि आपको 3 घंटे जिम जाना है, और जिस दिन आप जिम नहीं जा रहे आपको खाने को कम मिलेगा। तो ये सब चीजें, तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल, सोशियो साइकोलॉजिकल, आप इसको बीमारी कह सकते हैं, जहां पे एक आदमी ने अपना ऑब्सेशन को रियलाइज करने के लिए उसने किसी और औरत की जिंदगी कंट्रोल कर ली और उसको ऑब्जेक्ट समझना शुरू कर दिया। और इस वजह से इस तरह के केसेस आते हैं, और भी इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर आप प्यार नहीं, ऑब्सेशन और कंट्रोल करना नहीं, चाहते अगर आप हैं। देखें, लेट्स बी ऑनेस्ट, व्हाट इज पेट्रियार्कल सोसाइटी? पेट्रियार्कल सोसाइटी इज ऑब्सेशन। इट इज ऑब्सेशन दैट इट शुड बी मेल डोमिनेंट। अब आपकी जो फेमिनिस्ट होंगे उनको ये बात मेरी बहुत अच्छी लगेगी, बट मैं क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं बहुत बैलेंस चीजें करता हूं। आई एम नॉट प्रो फेमिनिज्म एंड आई एम नॉट प्रो पेट्रियार्कल सोसाइटी। मैं कहता हूं जियो और जीने दो, बैलेंसिंग इज मस्ट। वी आर ऑल इवॉल्विंग। आप कहते हो आपके बच्चे आज की डेट में बिगड़ जाएंगे, ये, अरे आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपकी इस जनरेशन से आपको और आगे लेके जाएगी सिविलाइजेशन को। जिस तरह आप साइंस टेक्नोलॉजी हर जगह में जा रहे, उसकी जनरेशन आपसे ज्यादा, उन आपके बच्चों से ज्यादा स्मार्ट होगी और आगे लेके जाएगी। तो ये कहना गलत है कि जी हम लोग यहाँ पे लोगों को समझाने बैठे हुए हैं, कथावाचक वगैरह वगैरह। जियो और जीने दो। पेट्रियार्कल सोसाइटी भी जो थी उसमें भी कंट्रोल था।
लड़कियां ये करेंगी, लड़के वो करेंगे, फिर उसमें कास्ट सिस्टम आ गया। आपने जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया, जैसे खप पंचायत होती हैं, हाँ। है ना, या वो होता है कि आप इस इंटरकास्ट आप मैरिज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। ये सब क्या है? दीज आर ऑल पार्ट ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। आपने उस कंट्रोल को एक थ्रेशोल्ड बना के आपने उसको एक रियलिटी में ले लिया। आपने कहा हमने कल्चर में यही चीजें सीखी हैं और इसी चीजों पे हम आगे बढ़ेंगे, जबकि टाइम अब अलग है। टाइम अलग हो चुका है। अगर सिर्फ सिंपल कुछ 2-4 शब्दों में डिफाइन करना हो या 2-4 शब्दों में इसे नाम देना हो, आजकल लोग परमानेंट रिलेशनशिप्स की जगह टेम्पररी एक्साइटमेंट क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत है, क्योंकि उनके मूड्स बहुत है, उनको हर एक चीज में बहुत चीजें आज की डेट में वो क्योंकि अपने लिए सोचते हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, हमारी इंडियन सोसाइटी वाज सपोज्ड टू बी अ सोसाइटी ऑफ सैक्रिफाइस। अगर आप भगवत गीता भी पढ़ेंगे, मैंने किताब भी लिखी है त्याग। भगवत गीता पे, त्याग। अगर आप वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को देखें, इट इज नॉट अबाउट त्याग। उनका पहला है व्हाट इज देयर फॉर मी। दे ऑलवेज स्टार्ट विद आई। हम लोग स्टार्ट करते हैं सैक्रिफाइस से। तो जब उनका कॉन्सेप्ट आ गया आई का, आपकी एजुकेशन सिस्टम आपका, और उसमें उनका कॉन्सेप्ट इसलिए आप गलत नहीं कह सकते क्योंकि उन्हीं की R&D की वजह से आप लोग टेक्नोलॉजिकली इतने आगे हैं। तो अगर ये सब चीजें उनके आई से है, तो आपकी जो जनरेशन है वो भी उसी चीज को फॉलो कर रही है। तो वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देख रही है, तो उसको आज लगता है मुझे ये वाले ठीक है, मेरा रिलेशनशिप इसके साथ ठीक है इतने टाइम तक, तो वो उतने टाइम तक चलाएंगे। और तो उन्होंने आज की डेट में अपने इमोशंस को वेंट आउट करने के लिए अलग अलग वो कर लिए हैं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं इससे ये इन बातों पे बात करूंगी, वो मेरा फलाना फ्रेंड है तो मैं उससे रिलेटेड चीजों में करूंगी, जहां पे जमाना आपका सिचुएशनशिप का भी आ गया है। चॉइसेस बना लिए लोगों ने, क्योंकि उनको दिख रही हैं चॉइसेस। यस, और सिलेक्शन कर लिया भाई है। पहले जमाने में चॉइसेस कहाँ, पहले फेसबुक होता था। पहले जमाने में तो आप जिस कॉलोनी में रहते थे उसके सिर्फ 2-4 किलोमीटर तक ही आपका चॉइस होता था। यस। आज की डेट में चॉइसेस आर इनफाइनाइट एंड मैन इज अ सोशल एनिमल। आपकी अपनी सेंसेस पे इतना कंट्रोल नहीं हो सकता। और मैं आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक चीज कहता हूँ, अनिरुद्धाचार्य ये अभी खुद ही इज यंग, ऐसा नहीं है, ही आई थिंक ही इज अराउंड 30। इसकी शादी को अभी 5, 6, 7, 8 साल हुए होंगे। मैं इसको भी कहना चाहता हूँ, इसके भक्तों को भी कहना चाहता हूँ कि, और उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, हर रिलेशनशिप में एक 10 साल बाद एक बहुत बड़ा चेंज आता है। एवरी 10 years अ रिलेशनशिप इज गोइंग टू गो टॉपसी टर्वी, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य ही क्यों ना हो। आप देखिएगा आगे जाके, मैं ये चाहता नहीं हूं हो ऐसा, बट आई नो इट साइकोलॉजिकली। पहले 10 साल, उसके बाद 15th ईयर में हस्बैंड वाइफ में बहुत बड़ा एक रिलेशनशिप का इशू आता है, फिर 20th ईयर में आता है। तभी आप देखेंगे आज की डेट में डिवोर्सेस होते हैं, आप उनकी टाइमलाइन देख लें, 5, 10, 15, 20, 17 साल में भी हो जाते हैं। ऋतिक रोशन और सुजैन खान 17 इयर्स बाद, 17 ईयर था। अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, अगर हम सेलेब्स का भी एग्जांपल ले लें तो भी 20 साल बाद। अच्छा, उसमें एक और चीज है, अनफॉर्चुनेटली आज के लोग ये सेलेब्स को देख लेते हैं, वो बहुत बेवकूफ़ी करते हैं। क्यों? उनके पास रिसोर्सेज हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए, आपके पास नहीं है। आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, आप अपने आप को वो सस्टेन नहीं कर सकते। उनके पास करोड़ों रुपए हैं, उनके पास 50-50 बंगलोज हैं। वो लोग तो अपनी बीवी को 1 बंगलो 2 बंगलो, या वो उसकी वाइफ भी काम कर रही है। दे कम फ्रॉम अ सोसाइटी जहां पे 7 पुस्तकें खाना खा सकती हैं। आप लोगों के पास, पर लोग क्या करते हैं, उनको अरे यार उसने 19 साल में, 17 साल में, 15 साल में डिवोर्स दे दिया, तो हम क्यों नहीं, हम में और उनमें एजुकेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। अरे एजुकेशन में फर्क हो या ना हो, पर आप में और उनमें मटेरियलिस्टिकली जमीन आसमान का फर्क है। आपका बच्चे को आप थेरेपी नहीं दे सकते, अफोर्ड कर सकते, वो अपने बच्चों की थेरेपी अफोर्ड कर सकते हैं। वो आप अपने बच्चे को हर 2 महीने बाद, अगर डिवोर्स का जो बच्चा होगा पेरेंट का, आप अपने बच्चे को हर 15, 20, 25 दिनों बाद अब्रॉड नहीं भेज सकते, वो भेज सकते हैं। तो ये सब चीजें इन लोगों को दिखती नहीं है। इन लोगों को होता है अरे यार उनका डिवोर्स हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। पर आपके पास वो रिसोर्सेज, आपके पास अनफॉर्चुनेटली उसका 1% भी रिसोर्स नहीं है जो उन लोगों के पास है। इन द लास्ट
आजकल के जनरेशन को आप क्या मैसेज देंगे लव रिलेशनशिप्स को लेकर जो उनकी आंखें खोल दे? देखिए, आजकल की जनरेशन को कोई मैसेज देना बेवकूफ़ी है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, अच्छा पढ़ें, काम पे ध्यान दें, और अगर आप अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा काम पे ध्यान देंगे, तो आपका रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। फॉरगिव एंड फॉरगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने स्पाउस या अपने पार्टनर की वीकनेसेस को फॉरगिव करो, उसको फॉरगेट करो, उसको कंप्लीटली फॉरगेट मत करो, क्योंकि जो वीकनेसेस आपके पार्टनर में है वो वीकनेसेस आप में भी है। जनरेशन क्या सोचती है कि हम बेचारे हैं और सामने वाला हमें कहीं ना कहीं यूज कर रहा है या वो हमारे लिए कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबिलिटी, मैं आज की जनरेशन को एक सिर्फ चीज कहना चाहूंगा, व्हाट इज द गारंटी इन योर नेक्स्ट रिलेशनशिप यू विल गेट सक्सेस। अगर आप पहले रिलेशनशिप को नहीं निभा पाए हो तो 90% चांसेस है आप दूसरे को भी निभा पाओगे, और आप जब दूसरे को नहीं निभा पाओगे, आप तीसरे में जाओगे, आप उसको भी नहीं निभा पाओगे, क्योंकि आपने निभाना नहीं सीखा। जब आप ऑफिस में काम करते हो, आपको बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, आपको अपने बॉस की चीजें सुननी पड़ती हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप में ऐसे ही रिलेशनशिप चलता है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग और हमारे व्यूअर्स को साइकोलॉजिकली इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। होप कि उनकी लाइफ में एक चेंज ज़रूर आए। वेल, आपके व्यूज़ क्या हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।